अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। ईद के बाद मुल्क की सियासत में तेज़ी आने के इम्कानात हैं। बज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद के पास पार्लियामेंट के अंदर भारी अक्सरियत है, 3 सूबों में इसकी हुकूमत है, एक पेज भी नज़र आ रहा है। मगर इस पूरी सूरत हाल में मुबैना धांधली के बयानिए के तहत तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि हुकूमत चल ना सके, इमरान खान बाहर आ जाएं और तहरीक इंसाफ ही दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। इस मकसद के लिए अभी तक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन ईद के बाद सड़कों के जरिए अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश करने जा रही है। साथ ही ईद के बाद JUI भी सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी है। जलसों का शेड्यूल जारी किया जा चुका है और रवां माह 21 अप्रैल को हुकूमती इत्तेहाद को ज़िम्नी इंतखाबात में उतरना है और इसे एक दफ़ा फिर अवाम का सामना करना पड़ेगा। ईद के बाद सियासी सूरत हाल किस करवट बैठने जा रही है, हम इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों के पैनल से मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ शामिल हैं, महमल सरफराज और उमर चीमा भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, हुकूमत तश्कील पा चुकी, कई मराहिल मुकम्मल हुए हैं। पिछले कई हफ्तों में जब आपसे बात हुई उस वक्त भी कई मराहिल अपनी तकमील को पहुंच रहे थे। इस वक्त जहां पाकिस्तान के हालात मौजूद हैं और जहां ये हुकूमत खड़ी है, जो फैसले कर चुकी है और आने वाले दिनों में बड़े फैसले करने हैं, उसके तनाजुर में आपको मुस्तकबिल में हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं इस हुकूमत के लिए, या जो हमें हल्के फुल्के चैलेंजेस उभरते हुए नज़र आ रहे हैं वो एक इंतहाई संजीदा या इंतहाई मुश्किल सूरत इख्तियार कर जाएंगे ईद के बाद? देखिए, इस हुकूमत को चैलेंज तो बहुत दरपेश हैं, लेकिन वो उनसे निपटने की कोशिश कर रही है और मुआशी इस्तेहकाम जो है वो भी एक कदरे नसीब हो रहा है, को हालात काबू में आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुकूमत जो है अगरचे कमज़ोर हुकूमत समझी जाती है और एक यानी ऐसी हुकूमत है कि जिसमें एक पार्टी हुकूमत के अंदर है और दूसरी बाहर है, लेकिन वो उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन क्योंकि ये जब हुकूमत एक दफ़ा कायम हो जाए तो फिर उसको हिलाना या गिराना आसान नहीं होता। तो कानून की ताकत भी उसके पास है और अदारे जो हैं वो भी उसके पीछे खड़े हैं। तो इसलिए हुकूमत जो है उसको धक्का देना वो तो आसान नहीं होगा, लेकिन कोई इर्ताश पैदा कर देना, कोई थोड़ा बहुत हंगामा कर देना, कोई जलसा जुलूस निकाल लेना, कि हल्की फुल्की मौसीकी तो होती रहेगी और देखने में आती रहेगी। लेकिन जो इस वक्त दावा किया जा रहा है PTI की तरफ से कि कोई ऐसी तहरीक चलेगी जिसमें हुकूमत तिनके की तरह उड़ जाएगी, तो वो तो बहुत मुश्किल मामला होगा। और आप देखें इस वक्त यानी जो PTI है या उसके जो हलीफ जमातें हैं वो पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, वो असम्बलियों में भी मौजूद हैं और वो उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा भी कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करने का प्रोग्राम कर रही हैं। तो ये ऐसे मामला नहीं चलता, 2 कश्तियों में सवारी से मामला नहीं चलेगा। अगर आप देखें 1970 में जो तहरीक चली थी तो एक दिन के लिए भी अपोजिशन जो थी वो असम्बलियों में नहीं बैठी, न कौमी असम्बली में न किसी सूबाई असम्बली में, और पहले दिन से उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इन असम्बलियों के नुमाइंदा नहीं मानते। और उसके बावजूद तहरीक चलाई और तहरीक का नतीजा क्या निकला, मार्शल्लाह आ गया। ना भुट्टो साहब के हाथ में कुछ रहा, ना कौमी इत्तेहाद के हाथ में कुछ रहा। तो इसलिए सियासी जमातों को ये देखना चाहिए कि उनकी जिद्दोजहद जो है उन्हें ऐसा फल मिले उनको जिसे वो खा भी सकें, जिससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो अगर मामला उनके हाथ से निकल जाए तो फिर तो सूरत हाल और बिगाड़ का सबब होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये PTI का अंदरूनी खलफशार भी एक मौजूद है और जो उसमें यहाँ कन्फ्यूजन भी है, तो उसको ज़रा सोच समझ के काम करना होगा और इक़दाम करना होगा। ठीक, महमूद साहब, आपकी नज़र में क्या ये हुकूमत टेक ऑफ कर चुकी है अब इतने मराहिल से गुजरने के बाद, या अभी भी रनवे पर खड़ी रुकावटों का ही सामना कर रही है, जिस तरह की पोजीशन इस वक्त है हुकूमत की?
देखिए जुनैद, जो सबसे मुश्किल चीज़ इस वक़्त हुकूमत के लिए है वो है मुआशी इस्तेहकाम। सबसे बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमिक चैलेंज है। तो अगर तो ये हुकूमत इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल करने में कामयाब रही, यानी आईएमएफ का प्रोग्राम भी हुआ, उसके बाद जिस तरीके से आगे लेकर चलना है, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तो फिर तो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म के उनके लिए कोई ख़तरा होगा कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है, जिस तरह से इस वक़्त एक हाइब्रिड निज़ाम हमारे सामने है, 2018 में एक हाइब्रिड निज़ाम हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और उसी की कंटिन्यूएशन है, वो बेशक पिछली पीडीएम हुकूमत हो या अब जो हुकूमत आई है। तो हाइब्रिड निज़ाम मुझे कहीं अनफॉर्चुनेटली जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, रोल बैक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर मईशत को इन्होंने चला लिया तो फिर तो बज़ाहिर कोई ख़तरा इनके लिए ऐसा है नहीं कि जिससे लगे कि वो कोई दरार आ गई है और इस वजह से जो है हुकूमत गिरनी है। दूसरी एक और चीज़ भी है जुनैद, हमने पहले भी देखा 126 दिन के धरने भी हुए, उसके अलावा आप अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान देखें, मौलाना फजलुर रहमान के भी धरना हुआ, उसके अलावा भी तहरीकें चलती रही। लेकिन इन चीज़ों से हुकूमतें नहीं गिरती और ना ही गिरनी चाहिए, बेशक इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हो या ना हो। हुकूमत अगर जो तब्दीली आनी होती है वो इन हाउस ही होनी चाहिए, सिस्टम के थ्रू ही। हमने वही देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, उस वक्त आपने देखा होगा कि शुरू में नून लीग जो थी वो कहती थी कि हम असेंबलियों से बाहर चले जाते हैं और क्योंकि ये रिग्ड निज़ाम है और वो इलेक्शंस को मानते नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको फाइनली कायल कर लिया इस चीज़ का कि सिस्टम के अंदर रहकर तब्दीली करेंगे और वो एक सक्सेसफुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हुई। तो अगर कोई तब्दीली आनी होगी, अभी तो है बज़ाहिर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के ऊपर जो है प्रेडिक्शंस करना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी मामलात बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी बज़ाहिर तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि इनकी तहरीक से कोई चीज़ जो है वो हुकूमत जो है वो बाहर चली जाएगी। उमर साहब, जिस वक्त ये बात हो रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से इंतखाबात में धांधली और फिर नई हुकूमत पर जिस तरह की तनकीद है, अभी भी उनका मौक़िफ़ कायम है कि वो क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून के जीतने वाले उम्मीदवारों से मुतालिक। इस वक्त जो चैलेंज हो सकता है नई हुकूमत के लिए, वो सबसे बड़ा क्या हो सकता है? ये हालात जो कि पीडीएम हुकूमत के वक्त से उनके साथ हैं कि उस वक्त महंगाई की गई, आवाम के लिए ऐसे हालात पैदा किए गए जिसमें जीना मुश्किल हो गया, या फिर तहरीक इंसाफ का ये बयानिया जो आवाम में उन्होंने सामने रखा, वो सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है कि किस तरह से वो आगे चलकर इस हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन्हें ये फन आता है कि वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको पुरुमीद रखते हैं। इवन के जो उनके बयानिए को सपोर्ट करने वाले व्लॉगर्स हैं वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह की खबरें छोड़ रहे होते हैं कि जैसे आज ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। तो ये तो वो चाहते हैं कि वो इस तरीके से उम्मीद रहे, और उम्मीद का मतलब ये है कि दूसरों के हवाले से मायूसी हो कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कुछ करने में नाकाम हो चुकी है, और दूसरी बात यह है कि जैसे कोई मुल्क दिवालिया होने वाला है, और जो भी बुरी से बुरी खबर वो फैला सकते हैं वो फैलाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बात है धांधली के हवाले से, मेरे ख्याल के इलेक्शन तो शफाफ नहीं हुए, ये तो गवर्नमेंट भी कोई गारंटी से बात नहीं कर सकती कि इलेक्शन कोई अच्छे हुए हैं। हाँ, ये है कि वो यही कह सकते हैं जी कि अच्छा जी 2018 में कैसे हुए थे, पीटीआई वाले कहेंगे जी 2018 में ऐसे तो नहीं हुए थे, यानी कि वो ये बातें हैं। तो एक तो ये तरीका है कि कोई या तो कमीशन बना लें और कमीशन के बाद तय कर लें कि फलां जो सीटें हैं वो मशकूक हैं और उधर दोबारा से इलेक्शन करा लें। क्या ऐसी सूरत में इमरान खान अपना, यानी कि वो कहेंगे जी कि अगर वो दोबारा इलेक्शन हो गए हैं, या हम फॉर अ मोमेंट हम मान जाते हैं जी कि गवर्नमेंट फिर भी किसी तरीके से अपनी मेजॉरिटी बरकरार रखने में कामयाब हो जाती है, तो क्या उसके बाद इमरान खान या पीटीआई वाले घर में बैठ जाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उनको लाना ही मकसूद होता तो फिर ये इलेक्शन के हवाले से जो इतनी बातें सुन रहे हैं या उनकी इंटेग्रिटी पर जो इतने सवालात आ रहे हैं, तो ये भी सुनने की जरूरत नहीं। तो फिर तो ये था कि इमरान खान को ले आए। तो अब यह है कि हासिल गुफ्तगू यही है कि जब तक मौजूदा निज़ाम है या मौजूदा निज़ाम को चलाने वाले जो लोग हैं वो मौजूद हैं, तो तब तक वो इस सिस्टम के भी सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो हैं। वो एक उनका रोल भी एक रेफरी का नहीं है, यानी कि वो इस तरह, हम जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं इधर हर बंदा एक फ्री की बन चुका है, तो लिहाजा उनकी मौजूदगी में तो मुझे नज़र नहीं आता। यानी कि अभी कुछ देर से मैं देख रहा हूँ कि कई
तजिया नगार जो हैं वो भी ऐसे कर रहे होते हैं जी कि खान साहब आए, खान साहब आए, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। यानी कि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ जो हैं उनको किसी एक केस में कोई जमानत होने लगती थी तो कोई और केस उनका शुरू कर देते थे और फिर उनको दबोच लेते थे। तो मेरे ख्याल ये इमरान खान के बारे में भी होगा। बाकी जो इनकी तहरीक है, आई डोंट थिंक कि तहरीक कोई इतना ज़्यादा फ़र्क डाल सकती है या इतने लोग निकलेंगे जितनी इनकी आदत पहले बनी हुई थी कि हम निकलेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई दोबारा से वो रोड्स पर आते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई ऐसा कोई वो को बहुत ज़्यादा एक फोर्सफुल शो करने की पोजीशन में नहीं होंगे, एटलीस्ट उनको कोई करने नहीं देगा। शामी साहब, हुकूमत के लिए ज़मानत किन चीज़ों से हासिल हो सकती है? वो मईशत को पलट दें, मुल्क में अमन अमान कायम कर दें, बैरूनी सरमाकारी ले आएँ, मुस्तकबिल की ज़मानत दे दें कि आगे मईशत अच्छी होगी। क्या आपको लगता है कि वो ये सब करने में कामयाब हो जाएंगे? दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है और ख़ुद तहरीक इंसाफ एक जमात की हैसियत से उनके लिए ट्रम्प कार्ड क्या है? क्या फजलुर रहमान साहब की हिमायत उनके लिए ट्रम्प कार्ड है? पीपल्स पार्टी जो कि एक ऐसी जमात है जो कहती है हमारे बगैर ना कोई हुकूमत बन सकती ना चल सकती, वो क्या ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को उनकी हिमायत मिल जाए? या फिर वाहिद ट्रम्प कार्ड पीटीआई के लिए यही होगा कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके राब्ते बहाल हो जाएं या उनको माफ़ी मिल जाए माजी में जो इकदाम किए जिसकी वजह से उनको मुखालफत सहनी पड़ी? देखें, जो मौजूदा हुकूमत है उसको एक बैनुल-अक़वामी रिकग्निशन भी मिल रही है और सपोर्ट भी मिल रही है। अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, हर जगह उसका स्वागत किया जा रहा है, उससे अच्छी उम्मीदें लगाई जा रही। और जो बैनुल-अक़वामी जो जरीदे जो हैं जो रिपोर्ट्स छाप रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, वो बड़ी हौसला अफजा हैं, उम्मीद अफजा हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई भी कम हो जाएगी और मामलात जो हैं वो भी काबू में आते चले जाएंगे और IMF का एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल जाएगा। और आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने भी बड़े मुस्बत तरीके से रिएक्ट करना शुरू किया है। तो लगता ये है कि ये जो हुकूमत है एक दुरुस्त समत में इक़दाम कर रही है। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी सियासत के बारे में तो आप जो कुछ भी कहें, लेकिन वो जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर तो मेरा ख्याल वो ऐसे आदमी हैं जो कुछ करके दिखा सकते हैं, जो काम पर यकीन रखते हैं। और लोग तो कहते हैं कि 24 घंटे में वो 26 घंटे का काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमें तवक्को रखनी चाहिए कि मुश्किलात जो हैं उन पर तो काबू पाया जाएगा। और इस वक्त जो सपोर्ट है दोस्तों की भी, वो भी मौजूदा हुकूमत के साथ है। लेकिन जाहिर है कि ये एक दिन में तो ख़राबी पैदा नहीं हुई और एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। हाँ, उसमें कमी के अशारिये मिल सकते हैं और हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने होंगे, लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ देनी होगी, लोगों में उम्मीद बाकी रखनी होगी। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए PTI के पास कोई भी तुरुप का पत्ता नहीं है। बुनियादी बात यह है कि PTI जो है वो उसके पास इस वक्त KPK में हुकूमत है, वो असम्बलियों में मौजूद है, वो असम्बलियों से बाहर आ नहीं सकती। उसके लिए पहले जब वो असम्बलियों से बाहर आई थी तो उसकी सियासत को बड़ा धचका पहुंचा। अब भी अगर उसने असम्बलियों को छोड़ने की कोशिश की तो उसका मज़ीद नुकसान होगा। फिर जो जमातें उसके साथ हैं, मौलाना फजलुर रहमान को देख लीजिए, तो मौलाना फजलुर रहमान की तो सारी शिकायत जो है वो KPK के हवाले से है। वहीं तो उनकी ताकत थी और वहीं उनका ख्याल था कि उनको अच्छी खासी तादाद में यानी मुंतखब हो सकते हैं उनके लोग। तो उनकी तो शिकायत ही बुनियादी तौर पर KPK से है। पंजाब में या सिंध में तो कोई बड़ी परफॉर्मेंस वो कर नहीं सकते थे। तो ये भी एक तजादात हैं, जो दाखिली तजादात हैं इन जमातों के। तो मेरा ख्याल है कि PTI के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि वो फ़ौरन हर चीज़ बदल जाएगी। हाँ, बदल सकती है, जब चेहरे बदलेंगे, किरदार बदलेंगे, वक्त आगे बढ़ेगा, 2 साल 3 साल वक्त बढ़ेगा और लोग बदलेंगे तो फिर हालात बदल सकते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो उनके लिए बहुत मुश्किलात उनकी जो हैं वो आसानी से कम नहीं होंगी। उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता उनको इक़दाम साजी करनी होगी। अगर वो ये यकीन करें कि वो हवा फूंक मार के हर चीज़ को उड़ा सकते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा।
सही। महमूद साहब, अब अगर आपके पास कुछ खबर हो कि पीपल्स पार्टी कहाँ है आजकल? सदर के बनने के बाद तो ना इमरान खान साहब के बयानात पर उनकी कोई पोजीशन या रद्द-ए-अमल है, हुकूमत के फैसलों की भी वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ये किसी लंबी हिकमत अमली का हिस्सा है पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए जुनैद, पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ही जो मौकफ लिया था वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उन्होंने कहा था कि हम अपने पास रखना चाहते हैं, उन्होंने रखी वो। फिर ये है कि 2 सूबाई हुकूमतें भी इस वक्त उनके पास है, सिंध भी है और दूसरी में कोलिशन गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी के पास है। तो इस वक्त ठीक है PMLN की एक हुकूमत है, लेकिन ये उसके एलाइज तो हैं, इनके बगैर तो वाकई कोई हुकूमत नहीं बन सकती थी। और इसीलिए मैं एक चीज जरूर इसमें कहना चाहूंगी कि एक्चुअली जिस तरह शामी साहब भी बात कर रहे हैं कि PTI के पास कौन सा ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड है या कोई ऐसी चीज है, PTI ने एक अपॉर्चुनिटी मिस की थी। वो थी इलेक्शनों के फौरन बाद जब पीपल्स पार्टी ने PTI को एंगेज करने की कोशिश की और उनको ये ऑफर की कि वो उनके साथ मिलकर हुकूमत बना ले। 90 से ज्यादा सीटें PTI के आजाद अरकान ने ली थी। अगर वो उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते तो वो इस वक्त एक उनकी फेडरल गवर्नमेंट भी होती, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी उनकी हुकूमत होती और एक स्टेबिलिटी की तरफ वो यानी एक सिस्टम के अंदर रहकर वो आगे बढ़ सकते थे। महमूद, हमें याद रखना होगा कि माजी में पनामा पेपर्स के मामले पर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की हिमायत में जा चुकी है। जी जी, मैं ये बात कर रही हूँ जुनैद कि एक्चुअली PTI के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। देखिए पीपल्स पार्टी तो इज इन द गेम, राइट? वो गवर्नमेंट में भी है, उनकी 2 हुकूमतें भी है, जिस तरह मैंने कहा। उनका नहीं है, असल चीज जो है वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी PTI के लिए थी। अगर PTI ये अगर ले लेती, उस वक्त एंगेज कर लेती पीपल्स पार्टी के साथ और फेडरल गवर्नमेंट बना लेती, तो फिर शायद जो इस वक्त प्रेशर है उनके ऊपर केसेस का भी, ओवरऑल भी जो एक प्रेशर है उनकी सियासत के ऊपर भी, वो कम होता आहिस्ता आहिस्ता करके। और फिर जुडिशरी भी कोई वे आउट निकालती, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बैठकर वो कोई वे आउट निकाल लेते। तो मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने पीपल्स पार्टी उनके साथ एंगेज नहीं किया, और ये जो PTI की एक पॉलिसी है कि हमने दूसरी सियासी जमातों के साथ एंगेज ही नहीं करना, यानी कि ना मुस्लिम लीग नून के साथ, ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना MKM के साथ, ये मेरे ख्याल में उनके लिए एक नुकसानदेह चीज है। ठीक है, उनको लगता है कि ये एग्रेशन की जो पॉलिटिक्स है ये बहुत जरूरी है, शायद उनके लोगों को भी, खान साहब को भी ये वाली चीज, एक केओस और इस तरह की जो चीजें डिसरप्टिव पॉलिटिक्स उनको सही लगती होगी। लेकिन विद इन द सिस्टम अगर आपने रहना है तो आपको दूसरी सियासी जमातों को साथ लेकर चलना है, और ये नहीं लेकर चले सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे खटखटाते रहे। उसी की वजह से आज ये हाइब्रिड निजाम एक परमानेंस लेता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे लगता है कि हाइब्रिड निजाम जो इसको रोल बैक करना आसान नहीं होगा किसी भी जमात के लिए। उमर साहब, जो राब्ताकारी हो रही है और हालिया जो पेशरफ्त है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला काबीना समेत अब वो उनकी तरफ से ये भी तफसील बताई गई कि वो कोर कमांडर हाउस नहीं गए थे, बल्कि वहाँ पर जो कोर हेडक्वार्टर है वहाँ गए थे सूबाई। एक तो गैर मामूली बात थी, फिर उसको लेकिन तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत मुकम्मल तौर पर तस्लीम भी कर रही है, बल्कि उसका दिफा भी पेश कर रही है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, और यहाँ तक बताया गया कि बानी चेयरमैन PTI के इल्म में भी ये बात थी। तो इस पेशरफ्त का क्या मतलब हो सकता है फिर? देखिए, इसका कोई भी मतलब ले लें, बेसिकली ओवरऑल जो PTI की सियासत है वो बड़ी कन्फ्यूजन की सियासत है, और जब कन्फ्यूजन की सियासत होती है तो लोग उनके बारे में गैस ही करते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एक जो तासर जाता है और जो उनके अपने सपोर्टर को जाता है, वो चाहे वो जितनी जी चाहे एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दें, जब उनको इस तरह का कोई मुलाकात होती है तो उनको ये तासर जाता है कि लगता है कि हमारी कोई डील होने लगी है, और उससे वो दोबारा से एक पुर उम्मीद हो जाते हैं। दूसरा ये है कि खान साहब जो हैं, इनका अगर आप इनकी सियासत पे गौर करें तो बहुत सारी जगहों पे ये खुद नहीं होते थे। जब ये जेल से बाहर भी थे तो किसी जगह पे जब जहांगीर तरीन थे वो इनके साथ होते थे, वो आगे डील कर रहे होते थे, उन्होंने कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी होती थी वो कर रहे होते थे, ये शाह महमूद कुरैशी जो है वो कर रहे होते थे, परवेज हटक जो है वो कर रहे होते थे। इनको ताकि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि खान जो है ना, खान का गुस्सा कंट्रोल नहीं रहता, और ये जो है ना वो एक एंग्री लीडर है, और बाकी जो है ना वो दरमियान में एक कोई ना कोई चाह रहे हैं कि कोई फायर फाइटिंग का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ताकि एक जरा दबाव भी रहे। और दूसरा ये है कि अगर किसी ने कोई जब आपने कोई अपने एग्रीमेंट को वायलेट करना हो तो खान साहब निकल जाएं जी कि खान साहब ने तो डायरेक्ट बात नहीं की है। अब ये है कि वो अपने उन्होंने लोग रखे हुए हैं, बज़ाहिर वो ये तासर देते हैं जी कि मुझे पता है कि मेरे लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। वो ये नहीं बताते कि वो इस चीज़ पर खुश भी हैं, यानी कि वो ये नहीं चाहते कि राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। और ये जो गंडापुर हैं, जो अली अमीन गंडापुर हैं, अली अमीन गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट के
साथ राब्ते पहले भी मौजूद थे, कोर कमांडर के साथ मौजूद थे, ये जिनको मिलने गए इनके साथ मौजूद थे उनके राब्ते, ये पहले भी उनसे मिलते रहे हैं। अभी चूंकि ये खबर इसलिए बन गई कि अब गवर्नमेंट भी बन गई है और उसके बाद वो उनके साथ इफ्तारी करने गए। ये मैटर नहीं करता कि वो कोर कमांडर हाउस हो या कोर हेडक्वार्टर हो, मिले तो वो कोर कमांडर से, ठीक है। तो अगर वो अपना कोई लेवल कम करना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि मैं कोर कमांडर से नहीं मिला था, मैं कोई जीओसी से मिला था, तो हमें कोई इतराज नहीं है, वो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन बात तो वही है ना, यानी कि जगह से फर्क नहीं पड़ रहा, उसी बंदे को जाकर मिले हैं। और आपने बेशक उधर कैबिनेट की मीटिंग की है या नहीं की, लेकिन आप पूरी कैबिनेट को साथ लेकर गए हैं। आप उधर जो आईजी थे, जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनको भी लेकर गए थे। तो ये मामला अब जिस तरह खान साहब के कोई दो बयान नहीं मिलते, इनकी पॉलिसीज जो है ना वो भी इसी तरह से चलती रहती हैं। तो मेरे ख्याल है कि यही एक इनकी आप देख लें कि दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। मुजीबर रहमान शामी साहब से, महमद सरफराज साहब से और उमर चीमा साहब से गुफ्तगू इस प्रोग्राम में जारी रही एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर क्या हो सकता है, इस पर सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू जारी है प्रोग्राम में। शामी साहब, जब ये बात की जाती है बहुत से हलकों की जानिब से कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए, तो वो बुनियादी ज़िम्मेदारी किसकी है? आप ख़ुद पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी की हैसियत से समेत सोहेल वड़ाइद साहब के लाहौर ज़मान पार्क में साबिक या बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए जा चुके हैं माजी में, जिस वक्त को जेल में नहीं थे। यही बात अब की जाती है मौजूदा सियासी जमातों से या ख़ास तौर पर जो हुकूमत में है कि वो बातचीत का रास्ता निकालें, बातचीत का सिलसिला शुरू करें। क्या ये मुमकिन है? और अगर ऐसा किया भी जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है मुल्क में सियासी मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए? चूँकि माजी में ऐसा हुआ, नवाज शरीफ साहब भी जा चुके हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद, बनी गाला चले गए थे इमरान खान साहब से मिलने, और फिर धरने के बाद जब पेशावर में वाक़या हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा भी चले गए, लेकिन ना इसका उनको कोई फ़ायदा हुआ और ना ही मुल्क को, ना ही मुल्क की सियासत को। देखिए, बातचीत तो मेरा ख्याल है कि जब आप इख्तदार में हों तो आपको पहल करनी पड़ती है। जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो तो कोई नखरे भी दिखाते हैं, कमज़ोरी का, अगर वो बातचीत की बात करें तो उनकी कमज़ोरी का भी इशारा मिलता है। तो इसलिए जब इख्तदार में हों, ताकत में हों, तो उस वक्त आप अगर झुक भी जाएं थोड़ा सा तो उसे आपका बड़ापन समझा जाता है। तो मेरा ख्याल जब इमरान खान साहब इख्तदार में थे तो उस वक्त भी हम उनसे यही कहते थे कि आप आगे बढ़कर अपोजिशन से मामला करें, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा कर नहीं सके। और आज जो हुकूमत है, जो लोग इख्तदार में हैं, मेरा ख्याल उनको पेशकदमी करनी चाहिए, हाथ तो बढ़ाना चाहिए। खान साहब उसको झटक देंगे तो झटक दें, उनका अपना नुकसान होगा, लेकिन जो पेशकदमी जो है वो तो शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को करनी चाहिए और मामलात को संभालना चाहिए। देखिए, बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब सियासतदानों को अपना हरीफ, अपना फरीक समझने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, वो इस्टेब्लिशमेंट को एक ताकत समझते हैं और अपने आप को समझते हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। यही एक उनका मखमसा है। और यहाँ सियासतदान जो हैं, अगर जब तक वो नहीं मिल बैठेंगे, जब तक वो एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, मामलात बेहतर नहीं हो सकेंगे। और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको वो भी हल्का महसूस करेगी अपने आप को, उसका बोझ भी कम हो जाएगा अगर सियासतदान आपस में मिलते हैं और उसको भी रिलीफ दे सकेंगे। लेकिन अगर सियासतदान नहीं मिलेंगे और ये कोशिश जारी रखेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक ने दूसरे को गिराना है और दूसरे ने तीसरे को गिराना है, तो फिर तो कोई खैर की खबर नहीं मिलेगी और पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो इसी तरह लश्टम पश्टम चलता रहेगा और उसके नुकसानात जो हैं वो भी हमें कौमी सतह पर उठाने पड़ेंगे। क्यों? लेकिन अब ये सारी बात खान साहब के समझने की भी है और हुकूमत के में जो लोग हैं उनके समझने की भी है। इसके बगैर कोई और चारा नहीं है। बाकी जो कुछ भी कहें वो सब किस्से कहानियाँ हैं और उनका वो नतीजा नहीं निकलेगा जिसका हम ख्वाब देख रहे हैं या जिसकी हम तमन्ना कर रहे हैं। ओमर साहब, क्या ये मुल्क की सियासत इस वक्त एक घन चक्कर है या फिर इसका कोई आगे जाने का सीधा रास्ता भी है? जिस तरह राना सनालू तो कहते हैं कि
इमरान होंगे तो हम नहीं होंगे, हम होंगे तो वो नहीं होंगे। अच्छा, ये है कि जो इमरान खान है ना, वो आप ये समझें कि जैसे वो इस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है और सबसे बड़ा सोल्यूशन भी है। अब ये इमरान खान पर डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्यूशन इस सेंस में है कि वो बहुत पॉपुलर लीडर भी हैं। अगर वो मुल्की सियासत में चाहते हैं कि कोई स्टेबिलिटी लाए, वो भी ला सकते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि ये बेयकीनी की कैफियत रहे तो वो भी ला सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ज्यादातर एनर्जी नेगेटिव ही उसका इस्तेमाल देखने में आया है। और ये हम जो बातें बहुत सारी करते हैं, असल में अगर इसको रियलिस्टिकली देखें तो हम जिस हालत में पहुंचे हुए हैं, हमारी सियासत जिस हालत में है, या हम जो बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं जितना, ये दोबारा उनके रोल को बढ़ाने में किसका किरदार था? इमरान खान का किरदार था। अभी जो है, इनके पहले ये होता था कि सियासतदान आपस में बात करना शुरू हो गए थे। इमरान खान आए, उन्होंने अपने रूल्स ऑफ गेम ही चेंज कर दिए पूरी सियासत के। उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे भी निकालना है तो अगर एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं होगी तो तब भी आप निकाल सकते हैं। उन्होंने उनका एक रोल जो है उसको बहुत ज्यादा रेलिवेंट कर दिया। अब वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। आज भी जो है वो एक सिविल सुपरमेसी के बहुत बड़े चैंपियन बने हुए हैं, लेकिन उनकी नजर में सिविलियन सुपरमेसी में बाकी जो जमातें हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्या अगर इनके साथ कुछ 4 लोग हैं तो बाकी जो है उनका कोई वोट नहीं है? क्या ये 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसी बात नहीं है। तो अगर है और ये वाकई अपने आप को जमहूरियत पसंद समझते हैं तो फिर जो बाकी लोग हैं उनके मैंडेट का भी एहतराम करें। ये पहले भी नहीं करते थे। और जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि ये अगर किसी से एस्टेब्लिशमेंट से बात करते थे तो अपनी जो सेकंड ईयर को भेजते थे। यही इनका जो एक मिजाज है, वो बाकी जो एक सियासी क़यादत है उनके साथ भी होता था। जब वजीर आजम थे तो कोई ऐसी कोई मीटिंग होती कि इन कैमरा सेशन होता था, इमरान खान उधर नहीं होते थे, बाकी जो लोग हैं वो उधर मौजूद होते थे। तो मेरा ख्याल है कि हमें जब हम बात कर रहे होते हैं, सब लोगों की हमें खबर लेनी चाहिए, लेकिन इन पर भी ये प्रेशर आना चाहिए कि ये अपनी एक सियासत में एतदाल पैदा करें और ये जो अपने डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको भी रिव्यू करें। वो जब तक नहीं करेंगे तो बस यही है कि हम बातें करते रहेंगे, चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं। आज जिस क्लैश की सूरत हाल में हम, इसमें कोई एक फ्रीक जीतने की पोजीशन में नहीं है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हल है और वो ये हल है कि मुज़ाकरात। और वो हल ये है कि इन सब को बैठ के डायलॉग करना पड़ेगा कि ताकि सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन से जितना वो आगे बढ़े हैं वो स्टेप बैक करें। लेकिन ये किसी एक अदारे पे आप ना छोड़ें, ये सब ने, यानी कि आप इसको जितना डिस्पैशनेटली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब ने अपने अपने टाइम पे कोई ना कोई किरदार अदा किया है जो कि मनफी था और मनफी है। ठीक है महमल, जो अहम फैसले हैं, गुज़श्ता रोज़ 100 इंडेक्स 69,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। माशी हालात को बेहतर करने के लिए जो फैसले किए गए हैं, एक ऐसे वज़ीर ख़जाना लाए गए हैं जिन पर कारोबारी हलकों का एतमाद है। सऊदी अरब से सरमायाकारी की ख़बरें आ रही हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह से पाकिस्तान के मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, अमरीकी सदर की जानिब से ख़त लिखा गया। इन मामलात पर यकीन दहानी मौजूद है। अवाम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जो मुआशी फ़ैसले करने हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने, उनकी राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, चाहे जिस तरह के भी सियासी हालात हो मुल्क के। या फिर जो आप भी कह रही थी कि प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानी सियासत को, वक्त एक जैसा नहीं रहता हमेशा। देखिए जुनैद, जो जहां तक मैंने शुरू में हाइब्रिड निज़ाम की बात की, तो हाइब्रिड निज़ाम के अंदर वो वाली रुकावटें नहीं होंगी मुआशी फैसलों की जो हमने पहले सिविलियन हुकूमतों के साथ देखी, यानी 2008 से 2013 तक जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या 2013 से 18 तक जो नून लीग की हुकूमत थी। उसके अंदर इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो इंट्रेंच्ड नहीं थी। वो जब 2018 में एक हाइब्रिड निज़ाम हम पर मुसल्लत हुआ और अब वो जिस तरह मैंने बात की उसकी परमानेंस है, तो उसकी वजह से इन फैसलों में शायद कोई उस तरह की रुकावट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ना हो। लेकिन मैं एक चीज जरूर यहां पर कहना चाहूंगी जुनैद कि जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है या पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है, वो उनका रेटरिक तो है करप्शन, और दूसरा उनका रेटरिक है इस वक्त के जी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने कोई बयानिया बनाया हो। लेकिन अगर आप दोनों चीजों को देखें, ना करप्शन उनका मसला है, अगर करप्शन मसला होता तो ये 190 मिलियन पाउंड्स का हमारे सामने
केस है, तो वो वाली चीज भी हमारे सामने। फिर आप उस्मान बुज़दार जो उनके चीफ मिनिस्टर पंजाब के रहे थे, अगर आप उनके एसेट्स उठा के देख ले जो 2018 से जो अगले इलेक्शन तक यानी कि 3.5 साल के अंदर वो अगर लखपति से अरबपति बन गए, तो और भी इस तरह के बहुत सारे इल्जामात हैं। तो ये एक रेटरिक था करप्शन का दूसरी जमातों के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी दौर हुकूमत में कोई करप्शन नीचे आ गया। अच्छा, और जहां तक सिविलियन बालादस्ती की बात है, ये कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी भी इनकी बात सुने तो वो यही कहते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करेगी, यानी अगर वो हुकूमत में वापस भी आते हैं तो तब भी जो है करप्शन की भी अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिशमेंट कर रही होगी, इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही होंगी, और इनके ऑपोजिशन, इनके जो राइवल्स है, पॉलिटिकल राइवल्स, उनके खिलाफ भी एस्टैब्लिशमेंट ही काम कर रही होगी। तो ये कोई एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं कम करना चाहते। कम से कम हमने देखा था कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और नून लीग में साइन हुआ था, उनकी बात ये थी कि हम एक दूसरे के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। खान साहब वो थर्ड फोर्स बनकर आए जो इस्तेमाल भी हुए, इस्तेमाल होने को अभी भी तैयार हैं। तो ये जो सारा उन्होंने बयानिया बनाया हुआ है, ये एक पॉपुलिस्ट बयानिया जरूर है, लेकिन अगर आप इसकी रियलिटी के अंदर जाए तो फिर हमें ये बातें भी करनी चाहिए कि वो दूसरे किसी पॉलिटिशियन से बात करने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार है, और वो चाहते हैं कि वो उनके साथ गठजोड़ करके वापस पावर में आए। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजकारों से गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक़ ईद के बाद क्या होने वाला है पाकिस्तान की सियासत में, इस पर उनसे सवाल पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, अब चंद ही दिन बाकी है कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद ईद के बाद बहुत हद तक तश्कील मुकम्मल हो चुकी है हुकूमत के हवाले से, तो फिर सबसे बड़ा उस वक्त चैलेंज क्या होगा? क्या सिर्फ मुआशी अहदाफ को ही सामने रखते हुए हुकूमत आगे बढ़ती चली जाएगी तो मसला नहीं पैदा होगा, जो एहतजाज की बातें भी हो रही हैं उसकी भी कोई हैसियत नहीं रहेगी, या फिर इससे कुछ मुख्तलिफ सोचना होगा? मुख्तसरन आप बता सकें। देखिए, हुकूमत तो अपनी जगह खड़ी है, कानूनी तौर पर भी खड़ी है, आईनी तौर पर भी खड़ी है, और जब तक उस पार्लियामेंट में उसके पास अक्सरियत है वो खड़ी रहेगी। तो अगर पीटीआई उसके ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट चलाना चाहती है तो शौक़ से चला ले, वो एहतजाज होगा, जलसे होंगे, और अगर कानून के दायरे में होंगे तो अच्छी बात है, उनको हक पहुँचता है। लेकिन अगर कानून का दायरा जो है उसको तोड़ा जाएगा तो उसके पर अपने असरात होंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है, हाँ, अगर आपने जैसे पहले कहा था, अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई मामला उनका हो जाए तो ऐसी सूरत में वो कोई तब्दीली ला सकते हैं, वफाकी हुकूमत जो है उसको उस पर दबाव बढ़ा सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं। लेकिन पंजाब में तो फिर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम रहेगी, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें वफाक में हुकूमत तब्दील हो जाए लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास रहे, तो मुस्लिम लीग नून के लिए तो बड़ा एक अच्छा मौका होगा अपनी सियासत को भी संभालने का और अपनी ताकत को भी मुश्तमिल करने का। तो मेरा ख्याल है कि एक असम्बलियों के अंदर तो अगर वो अपने पत्ते खेलेंगे तो उससे तो कोई नतीजा निकल सकता है, लेकिन उसके लिए फिर जरदारी साहब से मामला करना होगा। और असम्बलियों से बाहर वो जितना भी शोर हंगामा उठाएंगे, शोर मचाएंगे, उसके नतीजे में आप हुकूमत को धक्का नहीं दे सकेंगे। हुकूमत को ख़त्म करना आसान नहीं होगा, हुकूमत अपने तौर पर खड़ी रहेगी, और आप इतनी बड़ी तहरीक नहीं चला सकेंगे कि हुकूमत जिसमें डूब के रह जाए। पाकिस्तान की तारीख भी हमें यही बताती है, इस वक्त जो बहरान है वो रियासती बहरान है, हुकूमती बहरान नहीं है। हमें रियासत को बचाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको अपनी सियासत की नज़र नहीं करना, रियासत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी, और रियासत को धक्का नहीं देना किसी गढ़ के अंदर। महमूद साहिबा, क्या फौरी तौर पर तो ये ख़तरा नहीं है कि पीपल्स पार्टी कुछ ऐसा फैसला कर ले अगर कोई इख्तलाफात पैदा हो जाए और वो पीटीआई के साथ जाके मिल जाए? नहीं जुनेद, अभी फिलहाल तो कोई इस तरह की चीज़ हमारे सामने कोई ऐसी खबर नहीं आई, अंदर की खबर भी नहीं आई कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी को ऐसी चीज़ कर ले। लेकिन मैं फिर भी ये बात दोहराना चाहूँगी एक जुनेद कि जो असल पाकिस्तान का चैलेंज है इस वक्त, हमारे पूरे निज़ाम का चैलेंज है, वो है हाइब्रिड निज़ाम। इसको कैसे रोल बैक करना है और असल मानों में जो जमहूरियत है वो कैसे लानी है, क्योंकि सिविलियन बालादस्ती अब मुझे सामने नज़र नहीं आ रही। अब मुझे लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा इंट्रेंच होगी और मज़ीद उनका किरदार बढ़ता जाएगा, ना कि
कम होगा। असल अब इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये चैलेंज है कि इसको हमने कैसे रोल बैक करना है और असल जमहूरियत की तरफ हमने कैसे वापस आना है। ठीक है उमर साहब, क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा ईद के बाद मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए, मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए इनको जो चैलेंज है वो सिर्फ इकोनॉमी का है। गवर्नमेंट को जो एक ट्रेडिशनली चैलेंजेस आ रहे थे माजी में भी, वो ये थे कि क्या उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक है। जब तक वो ठीक होते हैं तो गवर्नमेंट स्टेबल होती है, जब वो प्रॉब्लम होते हैं तो तब जाके बाकी इश्यूज जो हैं वो क्रॉप अप होना शुरू हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट को अगले 5 साल भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चैलेंज नहीं आएगा, बल्कि मुझे ये लगता है हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर हों जो कि अपने 5 साल पूरे कर जाएं। इस गवर्नमेंट को अगर कोई चैलेंज आ सकता है तो 2 चैलेंज हैं, एक इकोनॉमी का चैलेंज है और दूसरा पीटीआई का चैलेंज है। तो अगर वो इकोनॉमी के चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं तो पीटीआई कोई उनके लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं बन सकती। बहुत शुक्रिया उमर चीमा, मुजीबर रहमान शामी साहब और महमद सरफराज साहिबा प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।